बेखौफ शेर है ईरानी, खुदा की कसम इससे बड़े शुजा कोई और हो तो दिखा दो मुझे, अल्लाह की कसम। आप सोच सकते हैं जब हजरत शहीद लारीजानी थे तो याद है लारीजानी भी तमाम हमलों के बीच ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री जनाब लारीजानी पब्लिक में घूम रहे थे और इसके बाद हजारों लाखों लोगों ने जो उनकी शहादत के बाद कहा क्या नहीं घूमना चाहिए था सड़क पर, नहीं घूमना। मैंने भी मोहब्बत में दुख में कहा कि अपने आप को बचाना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हमको आपके बयानों से, आपके बातों से बड़ी हिम्मत मिलती है। और इजराइल जब पता है कि इजराइल सामने से ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर रहा है और आपके यहां जासूस मौजूद हैं तो कुछ भी हो सकता है। वही हुआ। अब शहीद लारीजानी हमारे दिल में है, इस जमीन पर तो नहीं है, अब हमारे सामने नहीं है। तो कई तरह की बातें हुई और ऐसा लगने लगा कि अब ईरान के जो ऑफिशियल्स होंगे वो थोड़ा अपने आप को किनारे रखेंगे, छुपा कर रखेंगे। अल्लाह की कसम भाई, जैसी मोहब्बत करबला से ईरानी करते हैं ऐसी मोहब्बत भाई शायद कोई नहीं करता। भाई क्या क्या हिम्मत है भाई, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मेरे पास अल्फाजों की कमी नहीं होती। आज खुदा की कसम मेरे पास अल्फाज नहीं है। उस तमाम हादसे के बाद जब टॉप लीडरों को ढूंढ ढूंढ कर मारा तो ये तो डरा गया होगा ईरानियों में कि भैया अब बाहर नहीं निकलना, पब्लिक के बीच नहीं जाना। फिर ईरान के टॉप लीडर्स को इजराइल और अमेरिका ने कहा कि वो बंकर में छुपे हुए हैं, वो बंकर में। फिर रिपोर्ट क्या आई कि बंकर में नेतन्याहू छुपा हुआ है और सीक्रेट बंकर है उसका, अलग सीक्रेट। आज जो ये रात गुजरी है ऐसा कहा जा रहा है कि वहां रिपब्लिक डे है। तो ये जो रिपब्लिक डे था, मतलब जो रात लगी है रिपब्लिक डे की, भाई तमाम चीजों को छोड़िए, कौन सा डे था, कौन सी नाइट थी। आप जरा देखिए कि ईरान के विदेश मंत्री, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भाई देखो यार ईरान के विदेश मंत्री का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ओ भाई ये पब्लिक के बीच, आम लोगों के बीच, आप देखो कहां है सिक्योरिटी, कहां है फौज। यही आम जनता अब फौजी हो चुकी है, फौजी बन चुकी है। भाई औरतें, बच्चियां, लड़कियां, बूढ़े बुजुर्ग, जवान सब घूम रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री के चेहरे पर मुस्कान देखिए, ईरान के समर्थकों के सीनों में जान पैदा होगी। आप देखिए बंदा अगला ये टारगेट पर है। पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि हमने ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर को ना मारने की रिक्वेस्ट की थी अमेरिका से और इजराइल से। इन तमाम चीजों के बावजूद शेर की तरह खुले आसमान के नीचे, और खासकर रात में अटैक करता है इजराइल अमेरिका, खतरनाक हमला। लेकिन ये शेर सड़कों पर है किसी के पास कोई जवाब नहीं। सिर्फ यही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति को देखिए, अल्लाहू अकबर। भाई ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जनता के बीच, कोई प्रोटोकॉल नहीं भाई, जनता जा रही है, उनको छू रही है, हाथ पकड़ रही है, हाथ चूम रही है, सलाम कह रही है। वो दुकानों पर जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, पब्लिक डोमेन में घूम रहे हैं। आप बताइए अगर पूरी दुनिया में कोई शुजाअत की कोई और मिसाल मिल जाए, बताइए। शहादत पे शहादत दे रहा है ईरान, टॉप के टॉप लीडर मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन मजाल है किसी के चेहरे पे आपको खौफ नजर आया हो। हाँ जी, ईरान नहीं कहते हैं। हजरत नेतन्याहू ने जीत का ऐलान कर दिया था और किया ही है कि हमारी जीत हो गई है, ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो तबाह हो गई है, ईरान का मिसाइल, ईरान की जो मिसाइल पावर है, अब खतरा तो है हमारे लिए लेकिन हमारे अस्तित्व के लिए खतरा नहीं है। तो इन तमाम आड़ी टेढ़ी बातों से भाई इजराइल के लोग खुद राजी नहीं हैं। इजराइल का खुद यहूदी पूर्व प्रधानमंत्री कहता है कि ये जो नेतन्याहू ने बयान दिया है इससे पता चल रहा है कि ये कैपेबल ही नहीं है और मानसिक संतुलन इसका बिगड़ा हुआ है, पागल हो गया है।
जब इजराइल के लोग खुद इजराइल की जीत नहीं मान रहे हैं तो दुनिया कैसे सुअर तुम्हारी जीत मान लेगी। उधर स्पेन के प्रधानमंत्री ने गुलाबी सुअर और उनकी पूरी जात को लपेट दिया है, अमरीकियों को लपेटा है। कहा कि हमें कोसा जा रहा है कि हम जंग में क्यों नहीं कूदे, हमें जंग में घसीटा जा रहा है और कई बार घसीटने की कोशिश की गई है, लेकिन हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। इराक की जंग में हमें घसीटा गया, हम शामिल भी हुए। हमसे कहा गया कि इराक सद्दाम हुसैन परमाणु बना रहा है, केमिकल हथियार बना रहा है, तमाम चीजें बोली गई और हमला करवाया गया। लेकिन ना वहां से कोई केमिकल हथियार मिला, ना कोई परमाणु बम मिला, ना यूरेनियम मिला, सब का सब झूठ निकला। अमेरिका हमें दो दो बार बेवकूफ नहीं बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की हवा क्यों निकली पड़ी है? कर्ग आइलैंड पर कब्जा करना होता तो ऐलान करके थोड़ी करता। हवा निकली इसलिए पड़ी है क्योंकि ये रिपोर्ट देख लीजिए, अमेरिकी ऑफिशियल खुद कह रहे हैं कि अगर कर्ग आइलैंड को सीज कर भी लिया गया, जो कि नामुमकिन सा है, अगर कर भी लिया गया तो इससे जंग नहीं रुकेगी और अमेरिका के फौजियों को सबसे तगड़ा नुकसान पहुंचेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जंग खत्म होने वाली है। देख लीजिएगा, नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप पिछले 10 दिन से यही माहौल बना रहे हैं कि हम जीत गए, लेकिन दुनिया का कोई इंसान इसकी जीत नहीं मान सकता। बहरीन ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया जो कि वीडियो बना रहे थे, ईरान के समर्थक थे। गिरफ्तार करके बहरीन ने कह दिया कि ये हिजबुल्लाह के समर्थक हैं और गिरफ्तार कर लिया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूएई के प्रेसिडेंट से फोन पर बात की है। हो सकता है जो ईरान के खिलाफ ज्यादा उछल रहा हो यूएई, तो पुतिन ने समझाया हो कुछ, या फिर यह भी हो सकता है कि कुछ ईरान का पैगाम दिया हो, या फिर यह हो सकता है कि तमाम हालात सुने हो और बताए हो। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अमेरिकी गवर्नमेंट ने कहा है कि ईरान ने जो धमकी दी है कि 1 अप्रैल से हम गूगल, मेटा और इन तमाम टॉप की कंपनियों को हमला करके निशाना बनाएंगे, हम इन कंपनियों को बचाने को तैयार हैं। ये सुनने के बाद अमेरिकी कंपनियां और कोने में जाकर रो रही होंगी, साले जो अरब को नहीं बचा पाए, जिनका पैसा ये ले लेके हैं डिफेंस सिस्टम दिए थे, कि हमको बचाएंगे। खुद ईरान के विदेश भाई मेरी सोच एग्जैक्ट यही है। सैयद अब्बास अरागची भाई, डिक्टो मेरा माइंड यही होता है। अब उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका पर हमें 0% भी भरोसा नहीं है। मैंने जब भी इनसे बात की है, एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है। भाई पूरी दुनिया में हैदर की तलवार का असर दिख रहा है। ईरान ने जो जरबत लगाई है उसका असर सारी दुनिया पर है। जेट फ्यूल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हर 20 में से 1 जहाज रद्द किया जा रहा है कि भैया मत उड़ान भरो। हजरात, इजराइल सबको मार रहा है, सिविलियंस को। जैसे ईरान के एक ईरानी था लेकिन वो ईसाई थे। अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमलों में उस व्यक्ति की मौत हो गई, वो बंदा शहीद हो गया। ईसाइयों ने अपने धर्म, अपने मजहब के हिसाब से उसको, जो भी उनका रीति रिवाज होता है, चर्च में ले जाकर किया, ईरानी झंडे में लपेटा और उसके बाद उनको दफना दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ जहाज निकल पा रहे हैं। मैं आपको लाइव डेटा दिखा देता हूं, ये देखिए। लेकिन जहाज आप देखिए इधर से नहीं निकल रहे हैं जो नीचे खाली एरिया दिख रहा है, बल्कि जो ईरान ने चेक पॉइंट बना रखा है, जो सर्कल के अंदर आपको नजर आ रहा है, यहां से जहाज निकल रहे हैं। ईरान टैक्स वसूल रहा है, ईरान से जो औकात में रह के बात कर रहा है, ईरान उनको जाने दे रहा है, पैसा नहीं ले रहा है। तो मेरा इशारा है फलाने को कि औकात में रह के ईरान से बात करो, प्यार से बात करो, तमीज में बात करो। और भारत के और तुम्हारे यहाँ जो मुसलमान रहते हैं उनसे ज़्यादा तमीज में रहो, क्योंकि उनके ही नाम से तुम्हारे यहाँ तेल और गैस पहुंच रहा है। समझ रहे आप? हजरात, अरब में लोग भागते हैं नौकरी करने के लिए, वापस अपने वतन ही आना पड़ेगा। औकात किसने दिखाई? भाई यूएन की ये अपडेट है। यूएन ने कहा कि तमाम अरब वालों को इस जंग की वजह से 167 बिलियन 186 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और 3.7 मिलियन यानी 37 लाख नौकरियां खतरे में हैं। 37 लाख।
तो जो ख्वाब देख रहे थे यूएई में जाऊंगा नौकरी करूंगा पैसा कमा, अबे भाई क्या जिंदगी है तुम्हारी यूएई वालों। मैंने बहुत सारे यूएई में नौकरी करने वाले लोगों को देखा है भाई, यूएई जाते हैं, अरे भाई 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है। यहां भी हम कहते हैं भाई 1 लाख रुपए महीना हो यार, अबे बेवकूफो, यूएई में जो रहता है पूछो, खाना नॉर्मल है, सस्ता है, रहना गर्दन पर भारी है, वहां का लाइफस्टाइल तुम मेंटेन नहीं कर सकते। अबे यूएई में रह रहे हो तो 1 लाख रुपए इंडियन कमा रहे हो तो तुम्हारा 50-60 हजार रुपए तुम्हारा खर्चा ही होगा, तुम्हारा किराया, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लाइसेंस बनाना वहां नामुमकिन सा होता है विदेशियों के लिए। मेरे खुद दोस्त का 1 साल बाद बना है, कैसे कैसे कितनी मुश्किल से बना है मुझे पता है। तो आपको बता दूं कि जो यहां से जाके वहां भरम मारते यूएई भाई गुलाम बन के रहते हैं, मशीन बन जाते हैं, मशीन। मैं हमेशा से कहता हूं कम कमाओ, अपने वालिदैन के साथ रहो, सुकून से जिंदगी काटोगे। विदेश जा रहे हैं, दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, दूसरे के मुल्क इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, भरम मार रहे हैं कि यूएई में रह रहे हैं, लेकिन असलियत में औकात कुछ नहीं। ऊपर से 37 लाख, इनमें वो भी तो हैं कंपनियों में मैनेजर लेवल के होंगे जो कमा रहे होंगे 6-6 लाख रुपए महीना। भाई उनके लिए भी तो बड़ा झटका है। सोचिए, फ्रांस की सरकारी एयरलाइंस एयर फ्रांस ने मिडिल ईस्ट के लिए तमाम उड़ानें रद्द कर दी हैं। ईरान का जलवा है भाई साहब, अभी तो दरिया है हमारा, बोला ईरान ने। अब ईरान दिखा रहा है कि आसमान भी हमारा है। जेट फ्यूल इतना महंगा कि बड़े बड़े देशों की पतलून गीली हो गई है। इंडोनेशिया के जहाजों को भले ही ईरान ने अलाउ कर दिया है, लेकिन वो तेल बचा रहा है कहीं खत्म न हो जाए। अमेरिका जो अपने जासूसी जहाज ईए जो भेज रहा है, दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस जहाज है। इसको अमेरिका ने कभी किसी जंग में इस्तेमाल नहीं किया। यह आपको बहुत अंदर की खबर निकाल के लाया हूं। इसी का एक लोअर वर्जन, एक नहीं बल्कि 2-3 सऊदी अरब में इसी वर्जन वाले जहाज को उड़ाया था। ये उसका एडवांस वर्जन है, लेटेस्ट, जो कभी जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ। 2 ये जहाज ईए ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भेज दिए हैं। बस एक बार अल्लाह परवरदिगार एक बार ईरान का कुछ जाकर से छू जाए, हा मजा ही आ जाएगा। मेरे दोस्तों, सऊदी अरब ने प्लान कर लिया है कि बाईपास कर लेंगे, बीच में से पाइप इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ के यहीं से तेल निकाला करेंगे। लेकिन सीएनएन ने, देखिए रिपोर्ट देखिए, सीएनएन ने कहा है कि अगर हुथीज का दिमाग घुमा तो वो जो रास्ता, वो जो ऑप्शन, वो सॉल्यूशन निकाला है सऊदी अरब ने, उसको भी हुथीज बंद कर सकते हैं। तो अगर ये क्लियर है तो फिर ये क्लियर है कि अगर अरब तेज चले, फालतू में चीची में की, तो अभी तो दूसरा हाथ ईरान ने इस्तेमाल ही नहीं किया है, जिसे कहते हैं हुथीज। आइए अब कुवैत का ये बेस देख लीजिए। बार बार कुवैत क्या कह रहा था, 24 घंटे पहले मैंने आपसे वादा किया था कि ये कुछ भी कह रहा है। अब आपको पता है ना, मैंने वो मंजर भी दिखाया था कि कुवैत के बेस से, अमेरिका के बेस से जो कुवैत में है, ईरान पर मिसाइलें जा रही हैं। अब उसके बाद का मंजर देख लो, ऐसे लड़ते हैं भाई अली वाले। जहां से मिसाइलें आ रही थी कुवैत के बेस से, अमेरिका के बेस से, तबाह और बर्बाद हो गई है वो बेस। मेरे दोस्तों, वो रिपोर्ट जो शाया हुई थी, अमेरिका की रिपोर्ट थी कि अमेरिका के लोग खाना पानी अपना कट कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, फ्यूल बचा रहे हैं और खाने पीने में भी कटौती कर रहे हैं। उस रिपोर्ट को शेयर करते हुए ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि कितने दुख की बात है कि लोग खाना पानी तक में कटौती कर रहे हैं, अमेरिका के लोग। लेकिन अमेरिकियों, तुम्हारे लीडर ने अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि इजराइल फर्स्ट रखा और तुम्हारे हक का जो भी था वो इजराइलियों के आगे डाल दिया। वहीं ईरान पर इजराइल के हमले लगातार इस वक्त भी जारी हैं। ये कीजिए और हजरात, एक ही वक्त में उधर से लेबनान के अंदर से और इधर ईरान से इजराइल पर क्लस्टर मिसाइलें आई हैं। देखिए, شوف الشظايا وين، شوف
אבל זה נראה לי ייעוץ, זה צבאי. אני אומרת לכם, המדינה רוצים להרוג... אבל זה נראה לי ייעוץ, זה צבאי. אני אומרת לכם, המדינה רוצים להרוג... मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। पूरी रात अपडेट दिया है। 30 दिन हो चुके हैं, सिर्फ एक दिन बीच में ईद की नमाज पढ़ने गया था, ऑफिस से ईद की नमाज पढ़ने गया। अगर आप वीडियो देखेंगे, बहुत लोगों ने देखी भी है और नोटिस भी किया है माशाल्लाह कि ईद से 1-2 दिन पहले जो कुर्ता पहना था, वही ईद के दिन कुर्ता पहन के तुम्हारा भाई नमाज पढ़ने गया था और ईद की नमाज से सीधा फारिग होकर दफ्तर, ऑफिस से बाहर निकल ही नहीं रहे हम। ऑफिस का एक बच्चा है, लड़का है, बाहर के काम वही, खाना लेके आना, खाना लेकर जाना, किसी की तबीयत खराब हो गई दवाई लेके आना, कुछ भी करना। मैं तो अपनी हेल्थ बता ही नहीं रहा हूं, क्योंकि कौम में ऐसे सुअर भी हैं बीच बीच में बकवास कर रहा है, अपनी बातें करता है। अबे भाई, अपनी बात तुमसे ना करूं तो किससे करूं? 32 दिन हो गए, अपनी माँ से नहीं मिल रहा मैं, अपने घर नहीं जा रहा मैं, बाप से फोन पे भी बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि बैक टू बैक खबरें, काम बहुत लंबा होता है। खबर एक तो आती है तो 10 की खबर आती है, 50 खबर आती है। 50 खबरों में से फिर ये देखना होता है हमें कि हमारे जो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, उनमें से वो कौन सा पत्रकार है, वो कौन सा जर्नलिस्ट है जिसकी खबर ज़्यादा सही है। हम उन खबरों को पिक करते हैं, उन खबरों को क्रॉस चेक करते हैं, फिर क्रॉस चेक करने के बाद पूरा उसका नंबरिंग किया जाता है कि पहली खबर ये, दूसरी खबर ये, तीसरी। फिर इन तमाम खबरों में एक खबर कौन सी है जो हम थंबनेल पर, टाइटल पर डालें, फिर उसके बाद शूट करना, फिर उसके बाद एडिटिंग होना, फिर उसके बाद थंबनेल बनना, फिर उसके बाद सारे यूट्यूब पर उसके टैग्स भरना और उसके बाद वीडियो आपके सामने आना। ये जो लंबा प्रोसेस है ना भाई, इसमें तुम्हारे भाई की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। तो वो घर पे बात होना, बार बार फोन आना, वो हो नहीं रहा है। तो ये जो मेहनत है, इसके बदले में आपसे मैं क्या मांग रहा हूं? नाइंसाफी कर रहा हूं मैं? बताइए। आप नाइंसाफी कर रहे हैं कि आप मुझे दुआओं में याद नहीं रख रहे हैं। दुआ के अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ दुआ कीजिए और अगर दिल कर जाए तो अपने फोन में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई मोमिन भाई हो तो उसको भी कहिए कि भाई ये जो चैनल है रज़ाग्राफी, आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ये खबर सिर्फ बताता नहीं है, खबर समझाता है और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। नौजवान देखेंगे, उनको फायदा होगा। हमारी कौम की बेटियां देखेंगी जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जा रही हैं और जो बहक रही हैं। मैं सिर्फ ईरान इजराइल नहीं करता हूं, और भी खबरें आप जब देखेंगे, वो देखेंगी तो वो जो गलत रास्ते पर आपके जो नौजवान बेटे बेटियां आज की जो जा रही हैं, उनको भी अकल आएगी। तो मोमिनीन से, वालिदैन से, माँ बाप से गुजारिश है मेरी कि अपनी नौजवान बेटी बेटों को, अपने नौजवान बच्चों को स्पेशली बोलें कि भाई ये तुम्हारा बंदा है, तुम्हारा भाई है, तुम में से ही है, जरा इसका वीडियो देखा करो। दिन में 24 घंटे में न जाने तुम आड़े टेढ़े काम कितने करते हो। बिटिया रील बनाकर नाच रही होती है, ठीक, हमारी कौम की बिनते हवा रील बनाकर नाच रही होती है, ट्रांजिशन के नाम पर कैमरे के आगे नंगी हो रही होती है, कपड़ा पहन रही होती है। अब समझ रहे हो, हिजाबी लड़कियां आज की ऐसी हैं कि सिर्फ यहां सर पर दुपट्टा बांध लिया तो ये हिजाब हो गया, बाकी नीचे सब खुला है तो भाई वो तब भी हिजाब हो गया। लौंडों को देख लीजिए, अश्लील और घटिया तरह की तमाम चीजें कर लेंगे, लेकिन कौम से, दीन से, दीनी बातों से, यहां तक कि दुनिया, उनको दुनिया में क्या चल रहा है फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, उनकी बाबू ने खाना खाया है या नहीं खाया, इससे फर्क पड़ रहा है। औकात इन लड़कों की ये भी नहीं होती कि कल को माँ बाप के सामने खड़े होकर कहते कि हाँ मुझे ये लड़की पसंद है, बाबा इस लड़की से मैं प्यार करता हूं, मुसलमान है, अपने कौम की है, मुझे इससे निकाह करना है।
तवज्जो, इससे निकाह करना है। क्यों? बाबूजी अभी कमाई कर रहे हैं, कॉलेज में लौंडियाबाजी कर रहे थे, डिग्री खराब हो गई, नंबर कम आए, कॉलेज में लौंडिया फांस रखी थी, दोनों ने साथ में पास आउट किया। अब लड़के को तो 5 साल 4 साल लगेगा और उसके पास टाइम है भी। लड़की 5 साल में 2 बच्चे आएंगे, वही जो कल बॉयफ्रेंड था उसको मामू कहेंगे। ना ना ना, हंसने वाली बात नहीं है, बात में हंस लीजिएगा। यही होता है रिलेशनशिप फेलियर, कोई फेलियर नहीं, ये तुम्हारी गलती है। हर चीज का समय होता है। तुमने पढ़ाई का समय लौंडियाबाजी में लगाया, लड़कियां क्या लौंडेबाजी नहीं कर रही हैं? बुरा लग रहा होगा राजा भाई, ऐसे कैसे जुमले बोल देते हो? मैं बोल नहीं सकता, तुम कर सकते हो, यही तो दोगलापन है। तो मैं अपने वीडियो से वो तमाम चीजें करने की, समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं कोई मौलवी नहीं हूं, मैं मौलाना नहीं हूं, मैं आलिम नहीं हूं, मैं आपके बीच का इंसान हूं, आपके लोगों का ही तो हूं मैं। जो समाज में हो रहा होता है वो मैं आपको बता रहा होता हूं। तो इसलिए मैं बीच की बात करता हूं कि मैं ऐसा ना लूंगी हो तो मौलाना ही है, ये तो कट्टर ही है बिल्कुल। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई प्यार मत करो, मोहब्बत मत करो, इश्क न लड़ाओ, ठीक है? अबे एक से तो करो, एक से करो बस। भाई ओयो तक प्यार है लड़कों का आजकल, लड़कों का प्यार सिर्फ ओयो तक। एक बार बहन तुम ओयो पहुंच गई, या मैक्सिमम 2-3 बार अगर तुम ज्यादा खूबसूरत हो, उसके बाद बेड़ा गर्क। उसके बाद ना उसके पास टाइम है, उसके बाद ना भैया के पास जो है, समझ रहे हो? ये तमाम लड़के समझ रहे हैं और किलस के उल्टा सीधा कमेंट भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। तुम्हारे गलत कमेंट के चक्कर में मैं सही बात बोलना थोड़ी ना बंद कर दूंगा। माँ बाप और लड़कियों को करना क्या चाहिए? अरे तुम्हारे पास तो बहन कम टाइम होता है। जहां तुम जरा सी बड़ी हुई कॉलेज में गई फर्स्ट ईयर, पड़ोसी डंडा करना शुरू, खानदान। कहीं तुम शादी में गई, बिटिया अभी 18-19 साल की है, शादी में गई, फुप्पू ने कह दिया अरे शबाना बिटिया तो तेरी जवान हो रही है, कब करोगी शादी? करिए इनकी शादी करिए, कब करोगी? अरे अभी तो उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ है। ठीक है, मैं इस्लामी बात कर ही नहीं रहा हूं, और इस्लाम के हिसाब से अभी चल ही कौन रहा है? बुरा मत मानना, आलिम दीन भी इस बात को देख रहे हैं, लेकिन वो ना मेरी बात एक्सेप्ट कर सकते हैं ना डिनाई कर सकते हैं। जिगर चाहिए मेरी बात को कबूल करने के लिए, हाँ भाई ये बंदे ने बात सही की है। आप देखिए ना क्या चल रहा है, शादी करवा दो, शादी करवा दो, शादी करवा दो, शादी करवा दो, अरे बिटिया की शादी कर दो, अरे बिटिया की शादी कर दो। काहे के लिए? 150 रुपए की तुम्हें थाली खानी है और उसकी जल्दी शादी करवानी है, बस इसलिए। और हो सकता है तुम शादी में जाओ भी ना, और उसके बाद अरे बच्चों को पहले कुछ कर लेने दो यार, कुछ कर लें फिर आगे बढ़ो। अब भैया ना लड़की को पढ़ाना ना लड़कों को पढ़ाना है, लड़कों को तो पढ़ना ही नहीं है। अब बिटिया को अगर पढ़ना भी है तो भाई वो पढ़े कैसे? उसको तो डंडा हो रखा शादी का, शादी करो। गलतियां दोनों तरफ हैं, और जिनसे दिल लगाना है उनसे बाजी दिल नहीं लगा रही, दिल लगा रही है निब्बों से, जो केटीएम उनसे दिल लगाएंगी। जिनकी औकात नहीं है कि घर में खड़े हो कह दे कि भाई इससे शादी करनी है, 2 थप्पड़ अब्बा मारेंगे, पैंट में टट्टी निकल जाएगी, अब्बा छोड़ी। अरे फिर मोहब्बत किससे होगी? क्योंकि भाई लुक चलता है, मोहब्बत है लौंडिया को, हमारी बहनों को, लड़कियों को मोहब्बत है जिम वाले चिंपैंजी से। भाई जिसने छाती और तो ऐसी बढ़ा रखी है, सुई लगा के डोले फुला रखे हैं, और भाई 6 घंटा अगला जिम में रहता है, कर कुछ नहीं सकता। इतिहास गवाह है, जिम्मेदारी मर्द के कंधे पर होती है। ठीक, आजकल तो सरकारी और प्राइवेट का मामला ही खत्म हो गया। पहले हुआ करता सरकारी नौकरी, अब तो नहीं है। अब तो किसी की ढंग की प्राइवेट नौकरी हो तो बहुत बड़ी बात है। तो लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, आशिकी ज्यादा कर रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा लड़का होगा, जो कहीं सेटल होगा, अच्छी नौकरी कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, वो आपको लौंडियाबाजी करता हुआ दिखेगा ही नहीं। अब जब वो लड़कीबाजी कर ही नहीं रहा तो किसी को अप्रोच कैसे करेगा? फ्लेक्स कर ही नहीं रहा तो किसी लड़की को अप्रोच कैसे करेगा? ऐसे लड़के होते हैं हीरा, हीरा। और ये जो हर जगह तुम्हें टकराए आते हैं बहनों, तुम्हारे डीएम में आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, लुकिंग क्यूटी पाई, ये तुम्हें हर 2 दिन बाद टकराएंगे ऐसे। इनके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करो, खुदा की कसम। ना ये शादी करेंगे, ना ये तुम्हारा स्टैंड लेंगे,
न तुम्हारे लिए कुछ कर सकेंगे। इसलिए गोल सेट करो और कभी बुरा मत मानना, मैं ये नहीं कह रहा मोहब्बत मत करो भाई, मोहब्बत आजकल देख के करो, देख के करो, मोहब्बत तो हो ही जाती है। अबे मोहब्बत वो एक झटके में जो आज के जमाने में होती है वो सिर्फ ओयो तक ही होती है। मोहब्बत सोच समझ के करो। आजकल इस दिल को भी दिमाग होना चाहिए, ये वाला दिमाग तो है ही, दिल के अंदर भी दिमाग होना चाहिए कि तुम मोहब्बत जिससे कर रही हो तुम्हारी कौम का है, मुसलमान है, किरदार कैसा है, करता क्या है, समाज में उसकी कितनी वैल्यू है, क्या करता है भाई, वैल्यू गई भाड़ में। अरे भाई मुझे रख लोगे, संभाल लोगे मुझे, कितना कमा लेते हो। अब इसका मतलब ये नहीं रजा भाई फिर तो बेरोजगार, नहीं, दुनिया ऐसी ही चल रही है भाई। जब जिम्मेदारी कंधों पर आएगी तो सिर्फ आपकी बीवी की नहीं आएगी, माँ बाप को भी तो संभालना है, बहनों को भी संभालना है, अगर छोटा भाई है उसे भी संभालना है, फिर बीवी भी है, तो कमाना तो पड़ेगा भाई। भाग के शादी करोगी, किराए के मकान में रहोगी, और ऊपर से 2 महीना मजा आएगा तुम्हें, तीसरे महीने में किराया भी नहीं भर पाओगी, और फिर जो कलेश शुरू होगा पूरी जिंदगी। वो जो कल तक तुम्हें 3 महीने पहले तक बड़ा प्यारा लग रहा था, जिसके लिए तुम अपने वालिदैन को, जिन्होंने पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, तुमने छोड़ के चली गई, 3 महीने के बाद वही लड़का तुम्हें इतना बुरा लगेगा कि मैं बता नहीं सकता। मैं कौम को यही समझाने की अपने, इसीलिए मैं कहता हूं भाई पत्रकारिता नहीं करता मैं सिर्फ एक न्यूज शेयर करता हूं। आप मुझे मीडिएटर समझ सकते हैं, खबर और आपके बीच एक मैं हूं, मैं फिल्टर करके सारे सच आपको दिखाता हूं, और अपने मैसेजेस के जरिए, अपनी खबर के जरिए, अपने वीडियो के जरिए पूरी उम्मत को, खासकर मेरे जो नौजवान भाई बहन हैं उनको कुछ छोटा छोटा पैगाम देने की कोशिश करता हूं। तो भाई इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, किसी बात को नेगेटिव मत लीजिए, यह हमारी भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके वालिदैन की भलाई के लिए, खासकर मेरी बहनों की भलाई के लिए ये बात की है मैंने। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।